हेलो एवरीवन। हम अपनी एक नई ऑडियो बुक स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम पढ़ रहे थे द ब्रदर कामासोव बाय फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, लेकिन यार वो फिक्शनल थी, पता है। और फिक्शनल में थोड़ी दिक्कत होती है कि आपको कंटिन्यूस पढ़ने में मज़ा आता है या आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ता है बीच बीच में, और वो क्या बताऊँ मैं, थोड़ा टफ हो रहा था। लिव इट, हम फिक्शनल नहीं पढ़ेंगे, हमें अपनी ज़िंदगी में नॉन फिक्शन चाहिए, हमें कुछ एजुकेशनल चाहिए, तो हम करेंगे कुछ एजुकेशनल। सॉरी गाइस। हमने एक नई बुक चूज़ करी है। हमने द ब्रदर कामासोव छोड़ दिया बीच में। मुझे उसमें फील नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। वो ट्रोमेटिक होती बट वो बाद में होती, तो शायद मैं उसे पर्सनली पढ़ लूँ, बट वीडियो में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उसके साथ। तो हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है 0 to 1 बाय पीटर थियल, सजेस्टेड बाय मैनी इंटेलेक्चुअल्स। हम हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडिया में, मे बी इंग्लिश में बाद में कर लेंगे, बट फिलहाल तो हम स्टार्ट करेंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी में वो थोड़ी ज़्यादा अंदर तक जाती है तो समझ में आएगा। इंग्लिश में भी जाती है बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन परसेप्शन ऑफ इंडियन। भारतीय होने के नाते हम हिंदी प्रेफर करेंगे। क्यों हम अंग्रेजी क्यों पढ़ें, हम हिंदी पढ़ेंगे हिंदी। लेट्स सी। हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम खाना बनाएंगे, कुकिंग। एक ही चीज़ आती है मेरे को, रोटी बनाना और राइस बनाना। राइस हम बाद में करेंगे, चॉपिंग हम बाद में करेंगे। लेट्स बिगिन द ऑडियो बुक 0 to 1 बाय पीटर थियल इन हिंदी। प्रस्तावना शून्य से एक व्यवसाय में प्रत्येक क्षण केवल एक बार ही घटित होता है। अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्गेई ब्रिन कोई खोज इंजन नहीं बनाएगा। और अगला मार्क जुकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। यदि आप इन लोगों की नकल कर रहे हैं तो आप उनसे नहीं सीख रहे हैं। बेशक कुछ नया बनाने की तुलना में किसी मॉडल की नकल करना आसान है, वह करना जो हम पहले से ही जानते हैं कि एक करना है दुनिया को एक से n तक ले जाता है और कुछ परिचित चीजों को जोड़ता है। लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम 0 से 1 पर चले जाते हैं। सृजन का कार्य विलक्षण है, जैसा कि सृजन का क्षण है, और परिणाम कुछ नया और अजीब है। जब तक वे नई चीजें बनाने के कठिन कार्य में निवेश नहीं करेंगे, अमेरिकी कंपनियां भविष्य में विफल रहेंगी, भले ही आज उनका मुनाफा कितना भी बड़ा क्यों न हो। क्या होता है जब हमने विरासत में मिले व्यवसाय के पुराने ढर्रे को दुरुस्त करके वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो हमें मिलना चाहिए था? जैसा कि सुनने में असंभावित लगता है, इसका उत्तर 2008 के संकट से कहीं अधिक बदतर होने का खतरा है। आज की सर्वोत्तम प्रथाएं गतिरोध की ओर ले जाती हैं। सर्वोत्तम रास्ते नए और अपेक्षित हैं, सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की विशाल प्रशासनिक नौकरशाही की दुनिया में एक नए रास्ते की खोज किसी चमत्कार की उम्मीद करने जैसी लग सकती है। दरअसल यदि अमेरिकी व्यवसाय सफल होना है तो हमें सैकड़ों या हजारों चमत्कारों की आवश्यकता होगी। यह निराशाजनक होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य के लिए मनुष्य चमत्कार करने की हमारी क्षमता से अन्य प्रजातियों से अलग है। इन चमत्कारों को हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी चमत्कारी है क्योंकि यह हमें कम में अधिक काम करने की अनुमति देती है, हमारी मूलभूत क्षमताओं को उच्च स्तर तक ले जाती है। अन्य जानवर सहज रूप से बांध या छत्ते जैसी चीजें बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन केवल हम ही हैं जो नई चीजों और उन्हें बनाने के बेहतर तरीकों का आविष्कार कर सकते हैं। मनुष्य पहले से दिए गए विकल्पों की किसी ब्रह्मांडीय सूची में से चुनाव करके यह तय नहीं करता है कि उसे क्या बनाना है। इसके बजाय नई तकनीकें बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं। ये वे प्राथमिक सत्य हैं जो हम दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसी दुनिया में इन्हें भूलना आसान है, जहां हम जो कुछ भी करत हैं वह वही दोहराता है जो पहले किया जा चुका है। 0 to 1 इस बारे में है कि नई चीजें बनाने वाली कंपनियां कैसे बनाई जाएं। यह उन सभी चीजों पर आधारित है जो मैंने सीधे पेपाल और पलांटिर के सह संस्थापक और फिर फेसबुक और स्पेसएक्स सहित सैकड़ों स्टार्टअप में एक निवेशक के रूप में सीखी है। लेकिन जबकि मैंने कई पैटर्न देखे हैं और मैं उन्हें यहां बता रहा हूं, यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सूत्र प्रदान नहीं करती है।
उद्यमिया सिखाने का विरोधाभास यह है कि ऐसा कोई सूत्र आवश्यक रूप से अस्तित्व में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक नव प्रवर्तन नया और अनोखा होता है। इसलिए कोई भी प्राधिकारी ठोस शब्दों में यह नहीं बता सकता कि नवोन्वेषी कैसे बने। वास्तव में सबसे शक्तिशाली पैटर्न जो मैंने देखा है वह यह है कि सफल लोगों को अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य मिलता है और वे सूत्रों के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यवसाय के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। यह पुस्तक स्टार्टअप्स के बारे में एक पाठ्यक्रम से ली गई है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के छात्र कुछ विशिष्टताओं में अत्यधिक कुशल हो सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशलों के साथ क्या करना है। कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य मेरे छात्रों को अकादमिक विशिष्टताओं द्वारा निर्धारित ट्रैक से परे उस व्यापक भविष्य को देखने में मदद करना था जो उन्हें बनाना है। उन छात्रों में से एक, ब्लैक मास्टर्स, ने विस्त तक कक्षा नोट्स लिए जो परिसर से बहुत दूर तक प्रसारित हुए, और 0 to 1 में मैंने व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स को संशोधित करने के लिए उनके साथ काम किया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि भविष्य केवल स्टैनफोर्ड या कॉलेज या सिलिकॉन वैली में ही हो। एक भविष्य की चुनौती। जब भी मैं नौकरी के लिए किसी का साक्षात्कार लेता हूं तो मुझे यह प्रश्न पूछना अच्छा लगता है, कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं। यह प्रश्न आसान लगता है क्योंकि यह सीधा है। दरअसल इसका उत्तर देना बहुत कठिन है। यह बौद्धिक रूप से कठिन है क्योंकि स्कूल में हर किसी को जो ज्ञान पढ़ाया जाता है वह परिभाषा के अनुसार सहमत होता है, और यह मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन है क्योंकि उत्तर देने की कोशिश करने वाले को कुछ ऐसा कहना होगा जिसके बारे में वह जानती हो कि वह अलोकप्रिय है। प्रतिभाशाली सोच दुर्लभ है, लेकिन प्रतिभा की तुलना में साहस की आपूर्ति और भी कम है। आमतौर पर मैं निम्नलिखित जैसे उत्तर सुनता हूं: हमारी शिक्षा प्रणाली खराब हो गई है और इसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है। अमेरिका असाधारण है, वहां भगवान नहीं है। वे खराब उत्तर हैं। पहला और दूसरा कथन सत्य हो सकता है, लेकिन कई लोग पहले से ही उनसे सहमत हैं। तीसरा कथन एक परिचित बहस में बस एक पक्ष लेता है। एक अच्छा उत्तर निम्नलिखित रूप लेता है: ज्यादातर लोग X में विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई X के विपरीत है। मैं इस अध्याय में बाद में अपना उत्तर दूंगा। इस विरोधाभासी प्रश्न का भविष्य S क्या लेना देना है? सबसे न्यूनतम अर्थ में भविष्य अभी आने वाले सभी क्षणों का समुच्चय है, लेकिन जो बात भविष्य को विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाती है वह यह नहीं है कि यह अभी तक नहीं हुआ है, बल्कि यह कि यह एक ऐसा समय होगा जब दुनिया आज से अलग दिखेगी। इस अर्थ में, यदि अगले 100 वर्षों तक हमारे समाज में कुछ भी नहीं बदलता है तो भविष्य 100 वर्ष से अधिक दूर है। यदि अगले दशक में चीजें मौलिक रूप से बदलती हैं तो भविष्य लगभग निकट है। कोई भी भविष्य की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन हम दो चीजें जानते हैं: यह अलग होने वाला है और इसकी जड़ें आज की दुनिया में होनी चाहिए। विरोधाभासी प्रश्न के अधिकांश उत्तर वर्तमान को देखने के विभिन्न तरीके हैं। अच्छे उत्तर उतने ही करीब होते हैं जितना हम भविष्य को देखने के करीब आ सकते हैं। 0 से 1। प्रगति का भविष्य। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम प्रगति के भविष्य की आशा करते हैं। वह प्रगति 2 रूपों में से एक हो सकती है: क्षैतिज या व्यापक प्रगति का अर्थ है उन चीजों की नकल करना जो काम करती हैं, 1 से N तक जाना। क्षैतिज प्रगति की कल्पना करना आसान है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि यह कैसी दिखती है। ऊर्ध्वाधर या गहन प्रगति का अर्थ है नई चीजें करना, 0 से 1 तक जाना। ऊर्ध्वाधर प्रगति की कल्पना करना कठिन है क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा करने की आवश्यकता होती है जो किसी और ने कभी नहीं किया है। यदि आप एक टाइपराइटर लेते हैं और 100 टाइपराइटर बनाते हैं तो आपने क्षैतिज प्रगति की है। यदि आपके पास एक टाइपराइटर है और आप एक वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं तो आपने ऊर्ध्वाधर प्रगति की है। वृहद स्तर पर क्षैतिज प्रगति के लिए एकमात्र शब्द वैश्वीकरण है। जो चीजें काम करती हैं उन्हें कहीं और ले जाना और उन्हें हर जगह काम में लाना। चीन वैश्वीकरण का आदर्श उदाहरण है। इसकी 20 वर्षीय योजना संयुक्त राज्य
अमेरिका जैसा बनने की है। चीनी सीधे तौर पर उन सभी चीजों की नकल कर रहे हैं जो विकसित दुनिया में काम करती हैं। 19वीं सदी के रेल मार्ग, 20वीं सदी की एयर कंडीशनिंग और यहां तक कि पूरे शहर व रास्ते में कुछ कदम छोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए लैंडलाइन स्थापित किए बिना सीधे वायरलेस पर जा रहे हैं, लेकिन वे सभी की नकल कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर 0 से 1 प्रगति के लिए एकमात्र शब्द प्रौद्योगिकी है। हाल के दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति ने सिलिकॉन वैली को सामान्यतः प्रौद्योगिकी की राजधानी बना दिया है। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर तक ही सीमित रखा जाए। ठीक से समझें तो काम करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका तकनीक है। चूंकि वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी प्रगति के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए एक ही समय में दोनों का होना या दोनों का होना संभव है। उदाहरण के लिए 1815 से 1914 तीव्र तकनीकी विकास और तीव्र वैश्वीकरण दोनों का काल था। प्रथम विश्व युद्ध और 1971 में चीन के साथ संबंधों को फिर से खोलने के लिए किसिंजर की यात्रा के बीच तेजी से तकनीकी विकास हुआ, लेकिन ज्यादा वैश्वीकरण नहीं हुआ। 1971 के बाद से हमने सीमित तकनीकी विकास के साथ साथ तेजी से वैश्वीकरण देखा है, जो ज्यादातर आईटी तक ही सीमित है। वैश्वीकरण के इस युग ने यह कल्पना करना आसान बना दिया है कि आने वाले दशक अधिक अभिसरण और अधिक समानता लाएंगे। यहां तक कि हमारी रोजमर्रा की भाषा से भी पता चलता है कि हम इतिहास के एक पेरकार के तकनीकी अंत में विश्वास करते हैं। दुनिया को तथाकथित विकसित और विकासशील देशों में विभाजित करने का मतलब है कि विकसित दुनिया ने पहले ही प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हासिल कर लिया है और गरीब देशों को बस इसकी जरूरत है पकड़ो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सच है। विरोधाभासी प्रश्न का मेरा अपना उत्तर यह है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया का भविष्य वैश्वीकरण द्वारा परिभाषित किया जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रौद्योगिकी अधिक मायने रखती है तकनीकी बदलाव के बिना। अगर चीन अगले 2 दशकों में अपना ऊर्जा उत्पादन 2 गुना कर देता है, तो इससे उसका वायु प्रदूषण भी 2 गुना हो जाएगा। यदि भारत के लाखों करोड़ों परिवारों में से प्रत्येक को वैसे ही रहना पड़े जैसे अमेरिकी पहले से ही जी रहे हैं, केवल आज के उपकरणों का उपयोग करके, तो परिणाम पर्यावरणीय रूप से विनाशकारी होगा। दुनिया भर में धन पैदा करने के पुराने तरीकों को फैलाने से धन नहीं बल्कि विनाश होगा। दुर्लभ संसाधनों की दुनिया में नई तकनीक के बिना वैश्वीकरण टिकाऊ नहीं है। नई तकनीक कभी भी इतिहास की स्वचालित विशेषता नहीं रही है। हमारे पूर्वज स्थिर शून्य राशि वाले समाजों में रहते थे, जहां सफलता का मतलब दूसरों से चीजें छीनना था। उन्होंने धन के नए स्रोत कभी कभार ही बनाए और लंबे समय में वे कभी भी इतना सृजन नहीं कर सके कि औसत व्यक्ति को अत्यंत कठिन जीवन से बचा सकें। फिर आदिम कृषि से लेकर मध्ययुगीन पवन चक्कियों और 16वीं सदी के एस्ट्रोलैब्स तक 10,000 वर्षों की पर्याप्त प्रगति के बाद आधुनिक दुनिया ने अचानक 1760 के दशक में भाप इंजन के आगमन से लेकर 1970 तक निरंतर तकनीकी प्रगति का अनुभव किया। परिणाम स्वरूप हमें विरासत में इतना समृद्ध समाज मिला है जिसकी पिछली कोई भी पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हमारे माता पिता और दादा दादी को छोड़कर, यानी 1960 के दशक के अंत में किसी भी पीढ़ी को यह प्रगति जारी रहने की उम्मीद थी। वे 4 दिवसीय कार्य सप्ताह, मीटर के हिसाब से बहुत सस्ती ऊर्जा और चंद्रमा पर छुट्टियों की प्रतीक हाँ कर रहे थे, पर वह नहीं हुआ। स्मार्टफोन जो हमें हमारे परिवेश से विचलित करते हैं, वे हमें इस तथ्य से भी विचलित करते हैं कि हमारा परिवेश अजीब तरह से पुराना है। मध्य शताब्दी के बाद से केवल कंप्यूटर और संचार में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे माता पिता बेहतर भविष्य की कल्पना करने में गलत थे। वे केवल इसे कुछ स्वचालित के रूप में उम्मीद करना गलत थे। आज हमारी चुनौती उन नई तकनीकों की कल्पना करना और उनका निर्माण करना है जो 21वीं सदी को 20वीं सदी से अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बना सकें। स्टार्टअप सोच नई तकनीक, नए उद्यमों स्टार्टअप से आती है।
राजनीति में संस्थापक पिताओं से लेकर विज्ञान में रॉयल सोसाइटी और व्यापार में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के देशद्रोही 8 तक मिशन की भावना से बंधे लोगों के छोटे समूहों ने दुनिया को बेहतरी के लिए बदल दिया है। इसके लिए सबसे आसान स्पष्टीकरण नकारात्मक है। बड़े संगठनों में नई चीजें विकसित करना कठिन है और इसे स्वयं करना और भी कठिन है। नौकरशाही पदानुक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और स्थापित हित जोखिम से दूर भागते हैं। सबसे बेकार संगठनों में यह संकेत देना कि काम किया जा रहा है वास्तव में काम करने की तुलना में कैरियर की उन्नति के लिए एक बेहतर रणनीति बन जाती है। यदि यह आपकी कंपनी का वर्णन करता है तो आपको अभी छोड़ देना चाहिए। दूसरे चरम पर एक अकेला प्रतिभाशाली व्यक्ति कला या साहित्य का एक उत्कृष्ट कार्य तो बना सकता है, लेकिन वह कभी भी संपूर्ण उद्योग का निर्माण नहीं कर सकता। स्टार्टअप इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि काम पूरा करने के लिए आपको अन्य लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको इतना छोटा भी रहना होगा कि आप वास्तव में ऐसा कर सकें। सकारात्मक रूप से परिभाषित एक स्टार्टअप उन लोगों का सबसे बड़ा समूह है जिन्हें आप एक अलग भविष्य बनाने की योजना के बारे में समझा सकते हैं। एक नई कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण ताकत नई सोच है। चपलता से भी अधिक महत्वपूर्ण छोटा आकार सोचने के लिए जगह देता है। यह 20 तक उन प्रश्नों के बारे में है जो आपको नई चीजें करने के व्यवसाय में सफल होने के लिए पूछने और उत्तर देने चाहिए। जो कुछ आगे आता है वह कोई मैनुअल या ज्ञान का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि सोच में एक अभ्यास है, क्योंकि एक स्टार्टअप को यही करना होता है, प्राप्त विचारों पर सवाल उठाना और व्यवसाय पर नए सिरे से पुनर्विचार करना। दो पार्टी लाइक इट्स 1999। हमारा विरोधाभासी प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण सत्य है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? सीधे उत्तर देना कठिन है। प्रारंभिक से शुरुआत करना आसान हो सकता है। हर कोई किस बात पर सहमत है? नीत्शे ने पागल होने से पहले लिखा, व्यक्तियों में पागलपन दुर्लभ है, लेकिन समूहों, पार्टियों, राष्ट्रों और युगों में यह नियम है। यदि आप एक भ्रामक लोकप्रिय धारणा की पहचान कर सकते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे क्या छिपा है। विपरीत सत्य एक प्राथमिक प्रस्ताव पर विचार करें। कंपनियां पैसा कमाने के लिए मौजूद हैं, उसे होने के लिए नहीं। यह किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन 1990 के दशक के उत्तरार्ध में यह कई लोगों के लिए इतना स्पष्ट नहीं था, जब कोई भी नुकसान इतना बड़ा नहीं होता था कि उसे और भी बड़े उज्जवल भविष्य में निवेश के रूप में वर्णित किया जा सके। नई अर्थव्यवस्था के पारंपरिक ज्ञान ने पृष्ठ दृश्य को लाभ के रूप में पैदल चलने वालों की तुलना में अधिक आधिकारिक दूरंदेशी वित्तीय मीट्रिक के रूप में स्वीकार किया। पारंपरिक मान्यताएं पीछे मुड़कर देखने पर केवल मनमानी और गलत ही प्रतीत होती हैं। जब भी कोई ढहता है तो हम पुरानी मान्यता को बुलबुला कहते हैं, लेकिन बुलबुले फूटने पर उनके कारण होने वाली विकृतियां गायब नहीं होती हैं। 90 के दशक का इंटरनेट क्रेज 1929 की दुर्घटना के बाद सबसे बड़ा बुलबुला था, और उसके बाद सीखे गए सबक आज प्रौद्योगिकी के बारे में लगभग सभी सोच को परिभाषित और विकृत करते हैं। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए पहला कदम यह सवाल करना है कि हम अतीत के बारे में क्या सोचते हैं। 90 के दशक का एक त्वरित इतिहास। 1990 के दशक की छवि अच्छी है। हम उन्हें एक समृद्ध आशावादी दशक के रूप में याद करते हैं, जिसका अंत इंटरनेट की तेजी और मंदी के साथ हुआ। लेकिन उनमें से कई वर्ष उतने प्रसन्नतापूर्ण नहीं थे जितना हमारी पुरानी यादें रखती हैं। हम लंबे समय से दशक के अंत में 18 महीने के .com उन्माद के वैश्विक संदर्भ को भूल चुके हैं। 90 के दशक की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हुई, जब नवंबर 1979 में बर्लिन की दीवार गिरी। यह अल्पकालिक था। 1990 के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका मंदी में था। तकनीकी रूप से मंदी मार्च 91 में समाप्त हो गई, लेकिन सुधार धीमा था और बेरोजगारी जुलाई 22 तक बढ़ती रही। विनिर्माण कभी भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं आया। सेवा अर्थव्यवस्था में बदलाव लंबा और दर्दनाक था। 1992 से 1994 के अंत तक सामान्य अस्वस्थता का समय था।
मोगादिशु में मृत अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें केबल समाचारों पर प्रसारित हुईं। वैश्वीकरण और अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में चिंता तेज हो गई, क्योंकि नौकरियां मेक्सिको में प्रवाहित हुईं। इस निराशावादी अंतर्धारा ने तत्कालीन राष्ट्रपति बुश को पद से हटा दिया और बेआइनलम में रॉस पेरोट को लगभग 20% लोकप्रिय वोट मिले। 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट के बाद तीसरे पक्ष के उम्मीदवार के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन और निर्वाण के साथ सांस्कृतिक आकर्षण, जो भी हो, ग्रंज और हेरोइन प्रतिबिंबित, यह आशा या विश्वास नहीं था। सिलिकॉन वैली में भी सुस्ती महसूस हुई। सा लग रहा था कि जापान सेमीकंडक्टर युद्ध जीत रहा है। इंटरनेट अभी तक चलन में नहीं आया था, आंशिक रूप से क्योंकि इसका व्यावसायिक उपयोग 1992 के अंत तक प्रतिबंधित था, और आंशिक रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब ब्राउज़र की कमी के कारण यह बता रहा है कि जब मैं 1985 में स्टैनफोर्ड पहुंचा तो अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान नहीं, सबसे लोकप्रिय विषय था। परिसर में अधिकांश लोगों को तकनीकी क्षेत्र अनोखा या यहां तक कि प्रांतीय लगता था। इंटरनेट ने यह सब बदल दिया। मोज़ेक ब्राउज़र आधिकारिक तौर पर नवंबर 1933 में जारी किया गया था, जिससे नियमित लोगों को ऑनलाइन होने का एक रास्ता मिल गया। मोज़ेक नेटस्केप बन गया, जिसने 1994 के अंत में अपना नेविगेटर ब्राउज़र जारी किया। नेविगेटर की स्वीकार्यता इतनी तेजी से बढ़ी, जनवरी 1995 में ब्राउज़र बाजार का लगभग 20% से बढ़कर 12 महीने से भी कम समय में लगभग 80% हो गया कि नेटस्केप अगस्त 95 में आईपीओ लाने में सक्षम हो गया। भले ही यह अब भी लाभदायक नहीं था, 5 महीनों के भीतर नेटस्केप स्टॉक $82 से $154 प्रति शेयर तक बढ़ गया था। अन्य तकनीकी कंपनियां भी फल फूल रही थीं। याहू 848 मिलियन मूल्यांकन के साथ अप्रैल 96 में सार्वजनिक हुआ। अमेज़न ने मई 97 में 438 मिलियन की कमाई की। 98 के वसंत तक प्रत्येक कंपनी का स्टॉक 4 गुना से अधिक हो गया था। संशयवादियों ने किसी भी गैर इंटरनेट कंपनी की तुलना में अधिक कमाई और राजस्व गुणकों पर सवाल उठाया। यह निष्कर्ष निकालना आसान था कि बाजार पागल हो गया था। यह निष्कर्ष समझने योग्य तो था, लेकिन गलत। दिसंबर 96 में वास्तव में बुलबुला फूटने से 3 साल से अधिक पहले फेड अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन ने चेतावनी दी थी कि तर्कहीन अति उत्साह से संपत्ति मूल्यों में अनुचित वृद्धि हो सकती है। टेक निवेशक उत्साहित थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे इतने तर्कहीन थे। यह भूलना बहुत आसान है कि उस समय दुनिया के बाकी हिस्सों में चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही थीं। जुलाई 1997 में पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट आया। क्रोनी पूंजीवाद और भारी विदेश आरंड ने थाई, इंडोनेशियाई और दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया। रूबल संकट अगस्त 98 में आया, जब रूस ने गंभीर राजकोषीय घाटे से जूझते हुए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और अपने आरण पर चूक की। अमेरिकी निवेशक 10,000 परमाणु हथियारों और बिना पैसे वाले देश को लेकर घबरा गए। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कुछ ही दिनों में 10% से अधिक गिर गया। लोगों की चिंता सही थी। रूबल संकट ने एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिसने दीर्घकालिक पूंजी प्रबंधन, एक अत्यधिक लीवरेज वाले अमेरिकी हेज फंड को नीचे ला दिया। 1978 के उत्तरार्ध में LTCM $4.6 अरब खोने में कामयाब रहा और अभी भी देनदारियों में $100 अरब से अधिक था, जब फेड ने बड़े पैमाने पर बेल आउट के साथ हस्तक्षेप किया और प्रणालीगत आपदा को रोकने के लिए ब्याज दरों में कटौती की। यूरोप उतना बेहतर नहीं कर रहा था। जनवरी 1999 में बड़े संदेह और उदासीनता के साथ यूरो की शुरुआत हुई। कारोबार के पहले दिन यह बढ़कर $1.19 हो गया, लेकिन 2 साल के भीतर गिरकर $0.83 हो गया। 2000 के मध्य में G7 केंद्रीय बैंकरों को अरबों डॉलर के हस्तक्षेप के साथ इसे आगे बढ़ाना पड़ा। तो सितंबर 1978 में शुरू हुए अल्पकालिक .com उन्माद की पृष्ठभूमि एक ऐसी दुनिया थी जिसमें कुछ और काम नहीं कर रहा था। पुरानी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकी। अगर भविष्य बिल्कुल भी बेहतर होना है तो कुछ काम करने की जरूरत है, और बड़े पैमाने पर काम करने की अप्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार
इंटरनेट की नई अर्थव्यवस्था ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता थी। उन्माद सितंबर 1928 तक मार्च 2000 .com उन्माद तीव्र लेकिन संक्षिप्त था। सितंबर 1998 से मार्च 2000 तक 18 महीने का पागलपन। यह सिलिकॉन वैली में सोने की दौड़ थी। हर जगह पैसा था और इसका पीछा करने के लिए उत्साही अक्सर स्केची लोगों की कोई कमी नहीं थी। हर हफ्ते दर्जनों नए स्टार्टअप सबसे भव्य लॉन्च पार्टी आयोजित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। लैंडिंग पार्टियां बहुत दुर्लभ थीं। पेपर करोड़पति हजारों डॉलर के डिनर बिल जमा करते थे और अपने स्टार्टअप के स्टॉक के शेयरों के साथ भुगतान करने की कोशिश करते थे। कभी कभी यह काम भी करता था। बड़ी संख्या में लोग अपनी अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर स्टार्टअप ढूंढने या उसमें शामिल होने के लिए चले गए। एक 40 वर्षीय स्नातक छात्र जिसे मैं जानता था 1999 में 6 अलग अलग कंपनियां चला रहा था। आमतौर पर 40 वर्षीय स्नातक छात्र होना अजीब माना जाता है। आमतौर पर एक साथ आधा दर्जन कंपनियां शुरू करना पागलपन माना जाता है। लेकिन 90 के दशक के उत्तरार्ध में लोग विश्वास कर सकते थे कि यह एक विजयी संयोजन था। हर किसी को पता होना चाहिए था कि उन्माद टिकाऊ नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे अधिक सफल कंपनियों ने एक प्रकार का व्यवसाय विरोधी मॉडल अपना लिया है, जहां विकास के साथ साथ उन्हें पैसा भी खोना पड़ता है। लेकिन जब संगीत बज रहा हो तो नाचने के लिए लोगों को दोष देना कठिन है। अतार्किकता तर्क संगत थी, क्योंकि आपके नाम के साथ .com जोड़ने से आपका मूल्य रातों रात दोगुना हो सकता है। पेपैल उन्माद। जब मैं 1999 के अंत में पेपैल चला रहा था तो मैं बुरी तरह डर गया था। इसलिए नहीं कि मुझे हमारी कंपनी पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि घाटी में बाकी सभी लोग किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार थे। जहां भी मैंने देखा, लोग चिंताजनक लापरवाही के साथ कंपनियां शुरू कर रहे थे और पलट रहे थे। एक परिचित ने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने से पहले ही अपने लिविंग रूम से आईपीओ की योजना बनाई थी और उन्हें नहीं लगा कि यह अजीब था। ऐसे माहौल में समझदारी से काम लेना विलक्षण लगने लगा। कम से कम पेपैल के पास एक उपयुक्त रूप से भव्य मिशन था। जिस तरह का बुलबुला के बाद के संशयवादी बाद में इसे भव्य के रूप में वर्णित करेंगे। हम अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए एक नई इंटरनेट मुद्रा बनाना चाहते थे। हमारा पहला उत्पाद लोगों को एक पाम पायलट से दूसरे पाम पायलट तक पैसा भेजने की सुविधा देता। हालांकि पत्रकारों के अलावा किसी के पास उस उत्पाद का कोई उपयोग नहीं था। जिन्होंने इसे 1999 के 10 सबसे खराब व्यावसायिक विचारों में से एक चुना था। पाम पायलट तब भी बहुत विदेशी थे, लेकिन ईमेल पहले से ही आम था। इसलिए हमने भुगतान भेजने और प्राप्त करने का एक तरीका बनाने का फैसला किया। ईमेल पर 99 के अंत तक हमारा ईमेल भुगतान उत्पाद अच्छा काम करने लगा। कोई भी हमारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकता था और आसानी से पैसे आन सफर कर सकता था, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ग्राहक नहीं थे। विकास धीमा था और खर्च बढ़ गया था। पेपाल को काम करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करने की आवश्यकता है। लागत को उचित ठहराने के लिए विज्ञापन बहुत अप्रभावी था। बड़े बैंकों के साथ संभावित सौदे विफल होते रहे। इसलिए हमने लोगों को साइन अप करने के लिए भुगतान करने का निर्णय लिया। हमने नए ग्राहकों को शामिल होने के लिए $10 दिए और हर बार जब उन्होंने किसी मित्र को रेफर किया तो हमने उन्हें $10 और दिए। इससे हमें सैकड़ों हजारों नए ग्राहक मिले और तेजी से विकास दर प्राप्त हुई। बेशक यह ग्राहक अधिग्रहण रणनीति अपने आप में अस्थिर थी। जब आप लोगों को अपने ग्राहक बनने के लिए भुगतान करते हैं तो घातीय वृद्धि का मतलब तेजी से बढ़ती लागत संरचना है। उस समय घाटी में पागलपन भरी लागतें आम बात थीं, लेकिन हमने सोचा कि हमारी भारी लागत उचित थी। एक बड़े उपयोगकर्ता आधार को देखते हुए पेपैल के पास ग्राहकों के लेन देन पर एक छोटा सा शुल्क लेकर लाभप्रदता का एक स्पष्ट रास्ता था। हम जानते थे कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें और अधिक धन की आवश्यकता होगी। हम यह भी जानते थे कि तेजी खत्म होने वाली है। चूंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि आने वाली दुर्घटना से बचने के लिए
हमारे मिशन में निवेशकों का विश्वास होगा। इसलिए जब भी हम कर सकते थे, हम धन जुटाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। 16 फरवरी 2000 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे वायरल विकास की सराहना करते हुए एक कहानी चलाई और सुझाव दिया कि पेपैल की कीमत $500 मिलियन थी। जब हमने अगले महीने $100 मिलियन जुटाए तो हमारे प्रमुख निवेशक ने जर्नल के बैक ऑफ द लिफाफा मूल्यांकन को आधिकारिक मान लिया। अन्य निवेशक और भी जल्दी में थे। एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने बिना किसी सौदे पर बातचीत किए या किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए बिना हमें $5 मिलियन दे दिए। जब मैंने पैसे वापस करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि इसे कहां भेजना है। वह मार्च 2000 के वित्त पोषण दौर से हमें पेपैल को सफल बनाने के लिए आवश्यक समय मिल गया। जैसे ही हमने सौदा पूरा किया, बुलबुला फूट गया। सीख सीखी, क्योंकि वे कहते हैं कि 2000 पार्टी खत्म, उफ, समय खत्म। तो आज रात मैं 1999 की तरह पार्टी करने जा रहा हूं। राजकुमार मार्च 2000 के मध्य में नैस्डैक अपने चरम पर 5018 पर पहुंच गया और फिर अप्रैल के मध्य में गिरकर 3321 पर आ गया। अक्टूबर 2002 में जब यह 1114 पर आ गया, तब तक देश ने बाजार के पतन की व्याख्या 90 के दशक के तकनीकी आशावाद के खिलाफ एक प्रकार के दैवीय निर्णय के रूप में की थी। कॉर्नुकोपियन आशा के युग को पागल लालच के युग के रूप में पुनः लेबल किया गया और निश्चित रूप से समाप्त होने की घोषणा की गई। हर किसी ने भविष्य को मौलिक रूप से अनिश्चित मानना और किसी भी व्यक्ति को चरमपंथी के रूप में खारिज करना सीख लिया है, जिसके पास इतनी बड़ी योजनाएं हैं कि उन्हें तिमाहियों के बजाय वर्षों में मापा जा सके। वैश्वीकरण ने भविष्य की आशा के रूप में प्रौद्योगिकी का स्थान ले लिया। चूंकि 90 के दशक का ईंटों से क्लिक की ओर स्थानांतरण आशा के अनुरूप काम नहीं कर पाया, इसलिए निवेशक ईंटों, आवास और BRIC वैश्वीकरण की ओर वापस चले गए। परिणाम एक और बुलबुला था। इस बार रियल एस्टेट में जो उद्यमी सिलिकॉन वैली से जुड़े रहे, उन होने .com दुर्घटना से 4 बड़े सबक सीखे जो आज भी व्यावसायिक सोच का मार्गदर्शन करते हैं। 1. वृद्धिशील प्रगति करें। भव्य दर्शनों ने बुलबुले को फुला दिया है, अतः उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। जो कोई भी कुछ महान करने में सक्षम होने का दावा करता है वह संदिग्ध है, और जो कोई भी दुनिया को बदलना चाहता है उसे अधिक विनम्र होना चाहिए। छोटे क्रमिक कदम ही आगे बढ़ने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। 2. दुबले और लचीले रहें। सभी कंपनियों को लीन होना चाहिए। जो अनियोजित के लिए कोड है। आपको नहीं पता होना चाहिए कि आपका व्यवसाय क्या करेगा। योजना अहंकारपूर्ण और अनम्य है। इसके बजाय आपको चीजों को आजमाना चाहिए, पुनरावृत्ति करनी चाहिए और उद्यमशीलता को अज्ञेयवादी प्रयोग के रूप में मानना चाहिए। 3. प्रतिस्पर्धा में सुधार करें। समय से पहले नया बाजार बनाने का प्रयास न करें। यह जानने का एकमात्र तरीका है कि आपके पास एक वास्तविक व्यवसाय है। पहले से मौजूद ग्राहक के साथ शुरुआत करना है। इसलिए आपको सफल प्रतिस्पर्धियों द्वारा पहले से पेश किए गए पहचानने योग्य उत्पादों में सुधार करके अपनी कंपनी का निर्माण करना चाहिए। 4. उत्पाद पर ध्यान दें, बिक्री पर नहीं। यदि आपके उत्पाद को बेचने के लिए विज्ञापन या बिक्रीकर्ताओं की आवश्यकता है तो यह पर्याप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से उत्पाद विकास के बारे में है, वितरण के बारे में नहीं। बबल युग का विज्ञापन स्पष्ट रूप से बेकार था। इसलिए एकमात्र स्थायी विकास वायरल विकास है। ये पाठ स्टार्टअप जगत में हठधर्मिता बन गए हैं। माना जाता कि जो लोग इन्हें नजरअंदाज करेंगे वे 2000 की महान दुर्घटना में प्रौद्योगिकी पर आए उचित विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं, और फिर भी विपरीत सिद्धांत संभवतः अधिक सही हैं। 1. तुच्छता की अपेक्षा निर्भीकता का जोखिम उठाना बेहतर है। 2. एक खराब योजना बिना योजना के बेहतर है। 3. प्रतिस्पर्धी बाजार मुनाफे को नष्ट कर देते हैं। 4. बिक्री उतनी ही मायने रखती है जितनी उत्पाद। यह सच है कि प्रौद्योगिकी में एक बुलबुला था। 90 के दशक का उत्तरार्ध अहंकार का समय था। लोग 0 से 1 तक जाने में विश्वास करते थे। वास्तव में बहुत कम स्टार्टअप वहां पहुंच रहे थे।